हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सीटीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र की इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। इसके अंतर्गत हम पिछले क्लास में जीन पियाजे के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जो छात्र पिछला क्लास नहीं देखे हैं या देखे हैं उनको मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं कि सीटीपी बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने को पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है जीन पियाजे का। मनोवैज्ञानिकों को यदि पढ़ना है तो हम सबसे पहले शुरुआत जीन पियाजे से ही करते हैं। ऐसे भी किसी भी आपका रैंडमली किसी मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत है कि पहले आप जीन पियाजे को समझेंगे तब जाकर के लेओ वाइगोत्स्की के विचारों को समझेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत सारी बातें बताई थी कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के जो है वो आपके मनोवैज्ञानिक थे। ये बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते थे। ये एक्टिव लर्निंग पे विशेष फोकस करते थे। रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म जब आपका शब्द आता है तो वहाँ पे जीन पियाजे का जो है वो आपका नाम आता है। तो ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में जो है वो आपका बताई हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। जो बच्चों का विकास होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, वो एक निरंतर या सतत प्रक्रिया नहीं होती। अधिकांश मनोवैज्ञानिक यही बोलते हैं कि बच्चों का जो विकास है वो निरंतर और सतत प्रक्रिया होती है, सिवाय पियाजे के। पियाजे बोलते हैं कि नहीं, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो एक असतत प्रक्रिया है, जबकि वो एक स्टेज वाइज प्रक्रिया है। वो 4 अवस्थाओं को हम इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं परिचय जो है उन 4 अवस्थाओं से आपको दे दिया था। फिर मैंने जीन पियाजे के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जीन पियाजे जो है उसको पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे को बिना पढ़े आप जो है बाल मनोविज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ सकते। एक शिक्षक के रूप में जीन पियाजे को क्यों जो है पढ़ना जरूरी होता है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने जीन पियाजे के बारे में ये समझा कि उनके जो रचनावाद का जो अवधारणा है, आधुनिक रचनावाद का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। तो उन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से खुद करके सीखते हैं। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक केवल एक फेलिसिटेटर होता है। ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछता है, वो मैंने आपको बताया कि जैसे केवल 1/2 प्लस 1/2 करने से आपका इन दोनों को मिलाओगे 1 होगा, ऐसा बताने के बजाय कि एक एप्पल का आधा टुकड़ा और आधा टुकड़ा को आप जोड़ोगे तो वो एक आपका एक एप्पल बनता है, ऐसा बताना जो है वो ज़्यादा सही है। तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, यही कहलाता है पियाजे का रचनावाद या पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, उसके बाद जो जीन पियाजे की सबसे फेवरेट जो 3 प्रमुख शब्दावली हैं उनके बारे में मैंने बताया कि स्कीमा क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है। स्कीमा, अनुकूलन और संतुलन, ये मैंने आपको डिटेल समझाया है कि अनुकूलन के अंतर्गत 2 चीज़ें और होती हैं। आत्मसात्करण मतलब पुरानी जानकारी में नई चीज़ें जोड़ना, और उसमें परिवर्तन करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में मैंने बताया है। ये वर्ड, एक एक वर्ड आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, अगर आपके सिलेबस में ये है तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, इस बात की हमेशा गारंटी रहती है। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो आपको समझाया था। उसके बाद हमने पिछले क्लास में इसको बताया था कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास को जो है 4 अवस्थाओं में जो है वो आपका बांटा है। यही जीन पियाजे का जो आपका मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं हमारे आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक है बेटा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जीन पियाजे एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो विकास को एक निरंतर प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया नहीं मानते। विकास को एक वो चरणबद्ध प्रक्रिया, अवस्था के आधार पर प्रक्रिया या स्टेज वाइज प्रोसेस मानते हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि हर अवस्था में बच्चे की सोचने की जो शैली होती है या जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, मतलब बढ़ते जाती है। इसके आधार पर जीन पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास को इन 4 अवस्थाओं में बांटा है। पूर्ववर्ती क्लास में केवल इनके नामों से मैं आपको परिचय कराया था। आज के क्लास में बेटा इन्हीं 4 अवस्थाओं को आपको डिटेल से देखना है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में है चौथा जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए मैं हिंदी में भी सारे टर्म को बताऊंगा, आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इंग्लिश में याद रखेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। शुरू में याद करने में हो सकती थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। हिंदी थोड़ा सा जटिल हो जाता है। सीटीपी मैंने पहले ही बताया कि सीटीपी पूरी तरीके से इंग्लिश की रचना है भाई, उसको जबरदस्ती अनुवादित किया गया है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, लेकिन मेरी सलाह रहेगा कि आप इंग्लिश के माध्यम से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो क्या है अंतिम में, ये चारों अवस्थाओं को बताने के बाद मैं अंतिम में आपको जो मेन मेन वर्ड हैं जहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बनता है, उस वर्ड के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा। फिर अपन देखेंगे कि पियाजे का शैक्षिक महत्व क्या है, कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिए, जो अवस्थाएं दी, ये स्कीमा और जो आपका एडॉप्टेशन और इक्विलिब्रेशन जैसे सिद्धांत दिए, वो भारतीय शिक्षा नीति में उनको कितना लागू किया गया, उनका क्या महत्व है। और सब पढ़ने के बाद हर मनोवैज्ञानिक की हम क्या पढ़ते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि क्या उनसे छूट गया, उन्होंने किन बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अंतिम में पूरे के पूरे जीन पियाजे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन जो है वो आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और मैं सीधे आपको लेकर के चलता हूँ जीन पियाजे के ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के ऊपर। पहले तो बेटा नाम याद करो। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपका रटा रटाया कि वो 4 अवस्थाएं क्या हैं, फिर एक एक अवस्था के बारे में अपन डिटेल में जाएंगे। तो यदि आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो आप पहले दिमाग में ये बैठाइए कि जो 4 अवस्थाएं हैं इनको अपने को 2 भागों में बांटना है। ठीक है, ये पहला अवस्था को एक भाग मानो बेटा, और बाकी ये जो 3 अवस्था है उसको एक भाग मानो। पहली जो अवस्था है वो बच्चे की प्रारंभिक अवस्था होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसकी उम्र मानते हैं 0, और 0 से लेकर के 2 साल तक का जो आपका समय है, ठीक है, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज, शैशवा अवस्था के नाम से भी जानते हैं, उसको नाम दिया गया है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वो समय होता है कि बच्चा जो है छू करके, देख करके, महसूस करके चीज़ों को सीखता है। एक छोटा बच्चा शैशवा अवस्था में क्या करता है, कुछ भी चीज़ पकड़ता है अपने मुंह में डालता है, हाथ से छूता है। ठीक है, तो अपने इंद्रियों के माध्यम से वो चीज़ों को आपका परखता है, समझता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया संवेदी पेशी अवस्था। तो वो याद हो गया। इंग्लिश में कहते हैं बेटा उसको सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदी, ठीक है, मोटर मतलब आपके पेशीय। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज के बाद बाकी जितने भी 3 स्टेजेस हैं उनको ऑपरेशनल स्टेजेस कहा जाता है। सब में ऑपरेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है। अब उसमें 3 चीजें आपको चेंज करनी है, प्री, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। पहले आएगा प्री, फिर आएगा कॉन्क्रीट, फिर आएगा फॉर्मल। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो प्री मतलब हो जाएगा पूर्व, कॉन्क्रीट मतलब हो जाएगा मूर्त, फॉर्मल मतलब हो जाएगा औपचारिक। ठीक है, तो पहली अवस्था हो जाएगी आपकी संवेदी पेशी अवस्था। फिर बाकी जो 3 अवस्थाएं हैं वो है संक्रियात्मक अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अंतिम में आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हिंदी और अंग्रेजी जैसा भी याद रखना है आप याद रखिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहले पहली अवस्था याद रखना है संवेदी पेशी अवस्था, बाकी अवस्थाएं हैं संक्रियात्मक अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है पूर्व, फिर मूर्त, उसके बाद औपचारिक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये मूर्ति लिखा हुआ है, गलत है, ये मूर्त है बेटा, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में पहला जो स्टेज होगा वो होगा बेटा सेंसरी मोटर स्टेज। बाकी के स्टेजेस हैं वो ऑपरेशनल स्टेजेस हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्री कॉन्क्रीट और आपका फॉर्मल। अब ये जानने के बाद कितने से कितने आयु वर्ग, कितने से कितने वर्ष के बीच जब बच्चा रहता है तो इस स्टेज का कहलाता है, वो समझिए। पहला तो आप समझ गए हैं, जन्म से या 0 से 2 वर्ष तक का समय सेंसरी मोटर स्टेज है। फिर याद रखिए 2 से 7, 7 से 11 और 11 से+। 2 से 7 क्या हो जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 7 से 11 क्या हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 11 से+ हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 वर्ष से प्लस जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे एक कॉलम मैंने और बनाया है कि इस अवस्थाओं में बच्चे में प्रमुख रूप से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक विशेषता नहीं याद रखना है, बहुत सारी विशेषताएं याद रखनी है जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। लेकिन मेन जो पूछता है, अगर सर मुझे एक वर्ड बता दीजिए इस अवस्था का प्रमुख एक गुण बता दीजिए, तो वो मेन गुण जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा भी और गुण है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। जैसे संवेदी पेशी अवस्था का मेन गुण होता है बेटा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है बच्चे में। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक आपने खिलौना लिया, बच्चे के सामने उसको खेल रहे हैं, और अचानक से उस खिलौने को आपने पर्दे के पीछे या कपड़े के अंदर में डाल दिया। तो बच्चा जब ना 18 महीने से 24 महीने के आसपास का हो जाता है, एकदम शुरुआत में नहीं आता ना, ठीक है। जब वो 2 साल के आसपास होने वाला होता है, 18 महीने 24 महीने उसको होने वाले होते हैं, 18 से 24 के बीच में, उसमें उसका ये गुण आ जाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का। मतलब अगर कोई भी चीज उसके आंखों से ओझल होती है तो वो ये नहीं समझता कि गायब हो गया है, वो उसको खोजने का प्रयास करता है, उस खिलौने को वो खोजने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो गायब नहीं हुआ है, पूरी तरीके से वैनिश नहीं हुआ है, कहीं पे छिपा है, खोजूंगा तो मिल जाएगा। जैसे माँ, उसकी जो आपका मम्मा होती है, वो कभी पर्दे के पीछे छुप जाती है तो बच्चा उसको खोजता है, पापा दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं तो बच्चा उसको खोजता है, ठीक है। तो ये गुण कहलाता है वस्तु स्थायित्व का गुण, ये गुण कहलाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण। कई बार पूछा होगा इसको, सैकड़ों बार पूछा होगा। तो ये जो आपका गुण है, ये आपका संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में आ जाता है, लेकिन एकदम शुरुआत में नहीं आता ना, इस उम्र को भी याद रखना। 18 से 24 माह का जब बच्चा होने वाला होता है तब ये गुण उसमें आता है, शुरुआत में एकदम नहीं आता भाई, शुरुआत में तो बहुत छोटा रहता है ना। उसके बाद 2 से 7 वर्ष का जब आपका बच्चा रहता है वो कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेन गुण है ईगोसेंट्रिज्म का गुण, अहम केंद्रिता का गुण, ठीक है। जब बच्चे जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होते हैं, 4 साल 5 साल के बीच में होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलेगी। आपने देखा होगा 4 5 साल के बच्चों को होगा, देखा होगा, तो बहुत जिद्दी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, ठीक है। तो ये जो गुण होता है ना वो कहलाता है ईगोसेंट्रिज्म का गुण। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच रहता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं। इसमें बच्चे में जो है वो कंजर्वेशन का गुण जो है वो आपका आ जाता है, संरक्षण का गुण। कंजर्वेशन मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक गिलास जो है वो आपका छोटा है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, एक गिलास लंबा है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कम पानी है और इसमें ज़्यादा पानी है। ये जो गुण है कंजर्वेशन का, ये इस स्टेज में आ जाता है। बच्चा ये जानता है कि किसी भी जैसे कि एक आटा लिया हमने, एक रोटी ऐसे बनाया और उसी आटे से एक रोटी ऐसे बनाया, तो क्या आटे की मात्रा में परिवर्तन हुआ? नहीं। तो केवल आकार बदलने से उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती, ये चीज कहलाता है कंजर्वेशन या संरक्षण का गुण। दोनों एक समान है, यहाँ पे दोनों एक समान है, ये सोचने का गुण इस अवस्था में आ जाता है 7 से 11 वर्ष के बीच, जिसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कंजर्वेशन का गुण किस अवस्था में आता है। उसके बाद है
जब बच्चे 11 वर्ष से बड़े हो जाते हैं तो वो कहलाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो आपका गुण है वो विकसित हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन। मेरे सामने एक हाथी दिखाई दे रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, हर कोई सोचता है, छोटा बच्चा भी सोचता है। लेकिन मेरे सामने क्या महंगाई दिखाई दे रही है, मेरे सामने क्या मानवता दिखाई दे रही है, मेरे सामने क्या लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसी चीजें जो अमूर्त होती हैं, जो सामने दिखती नहीं है, उनके बारे में भी सोचना, ठीक है, उनके बारे में भी आपका इमेजिनेशन करना, ठीक है, रिवॉल्यूशन वगैरह हो गया, या भी कोई भी कल्पना करना दिमाग में, वो है अमूर्त चिंतन। मतलब जो अमूर्त चीजें हैं, मूर्त चीजें मतलब जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और अमूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती हैं, उनके बारे में भी बच्चा जो है इस स्टेज में सोचना चालू कर देता है, तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो मेन जो ये चार अवस्थाएं, उनके मेन मेन गुण को यहाँ पे मैंने सिंगल वर्ड में बताया, और भी गुण है जिसको हम आगे देखेंगे। तो एक लास्ट बार मैं फिर से इस पेज के बारे में बता दूं, क्या जाना आपने इसमें, कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष के बीच का समय रहता है ये। इसमें बच्चे में, जब बच्चा 18 से 24 महीने का होने वाला होता है, तब उसमें ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्टेज है उसको संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो दूसरा स्टेज है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये रहता है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता का गुण आपका आ जाता है। उसके बाद है 7 से 11 वर्ष का जो आपका समय है, उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे में कंजर्वेशन का, संरक्षण का गुण आ जाता है। क्या गुण क्या होता है मैं आपको बता चुका। 11 से प्लस जाता है बच्चा तो वो स्टेज कहलाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन का गुण आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो मोटा मोटा एक परिचय आपने देख लिया, मोटी मोटी बातें आपने समझ ली। अब छोटी छोटी बातों पे बढ़ते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आपको ज्यादा नंबर दिलाएंगे। ठीक है, पहला स्टेज है हमारा संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक का आपका समय। ये वो अवस्था होता है जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से और अपने मांसपेशियों के माध्यम से, अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को सीखता है। ठीक है, कोई भी चीज जब देखता है तो उसको पकड़ना, उसको चखना, ठीक है, उसके साथ उसको खेलने का प्रयास करना, ये सब चीजें करता है। ठीक है, मुंह का ज्यादा प्रयोग करेगा, हाथों को ज्यादा प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका अवस्था होती है, इसमें मेन ये चीज है कि भाषा का लगभग क्या होता है, अभाव होता है। अभी बच्चा बोलना सीखा नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप खिलौना दोगे, पकड़ेगा गिरेगा, फिर पकड़ेगा फिर गिरेगा। मतलब प्रयास और त्रुटि अधिगम इसमें चलता है, ट्रायल और इरर लर्निंग, बार बार प्रयास करता है, गलतियां होती है उससे और वो आपका सीखता है। ठीक है, और अनुकरण करके, इमिटेशन द्वारा जो है वो आपका सीखता है। तो मेन जो आपका संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें बच्चा वस्तुओं को अपनी शारीरिक क्रियाओं से, अपने इंद्रियों से देखकर, छूकर, पकड़कर, चख कर जो है वो सीखने का प्रयास करता है। इसमें वो प्रयास करता है, गलतियां होती है, त्रुटि होती है उससे, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। ये इस आपके स्टेज की मेन अवस्था होती है। और एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है वो मैंने अभी पिछले पेज में आपको बताया था कि इस अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मोस्ट मोस्ट आईएमपी बेटा, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, मतलब ये पूछता है। ठीक है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, लेकिन याद रखना एकदम शुरुआती अवस्था में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया ये लगभग 18 से 24 महीनों के बीच में जो है वो आपका विकसित होता है। वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि बच्चा ये समझने चालू कर देता है कि कोई वस्तु दिखाई ना देने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। माँ यदि पर्दे के पीछे छिप गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ गायब हो गई है।
बच्चा उसको खोजेगा क्योंकि उसको पता है खोजने पर वो मिल जाएगी। उसी प्रकार से आप उसे कोई खिलौना वगैरह छिपा देंगे तो वो उसको खोजेगा क्योंकि उसको पता है वो पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, वो छिपा हुआ है कहीं पे जिसको मैं खोजूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ये कहलाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व का गुण जो बच्चे में 18 से 24 महीने के बीच विकसित होता है। और ये किस अवस्था की मेन विशेषता है? ये संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज की मेन विशेषता है। इस अवस्था में यदि बच्चे को कुछ सिखाना है, ठीक है, हालांकि इस अवस्था में बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह जाते हैं 2 साल के आसपास, जब 1.5 से 2 साल के बीच में रहते हैं, या किसी डे केयर जगह पे जाते हैं या प्ले स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए रंगीन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो देख करके सीखते हैं। ठीक है, खिलौनों के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, आपका जो क्ले हो गया, सलाइम हो गया, जो उनके हाथों को अच्छी लगती हैं, उनकी इंद्रियों को अच्छी लगती हैं, छू करके सीखेंगे, ऐसी वस्तुओं पे ध्यान देते हैं। और पूरी तरीके से खेल आधारित अधिगम, है ना, मतलब खेल खेल में ही बच्चों को इस अवस्था में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच का समय रहता है। ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। छूकर, देखकर, पकड़कर, चखकर, सूंघकर, ये सारी आपका चीज़ें के माध्यम से बच्चा इसमें सीखने का प्रयास करता है, गलतियाँ होती हैं। अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। भाषा का लगभग क्या होता है, अभाव होता है। और सबसे मेन गुण जो इस अवस्था में होता है वो मैंने बताया, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी अगली अवस्था की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा अवस्था है वो अब ऑपरेशनल स्टेज आ गया, अब संक्रियात्मक अवस्था आ गया। मैंने कहा है कि संक्रियात्मक अवस्था में आपको 3 संक्रियात्मक अवस्था पढ़ना है: पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑपरेशनल स्टेज में आपको 3 स्टेजेस पढ़ना है: प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहला हमारा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। समय होता है इसमें 2 से 7 वर्ष के बीच के जो आपके बच्चे होते हैं। अब क्या होता है इसमें, अब जैसे बच्चा 2 वर्ष पार कर लेता है या करने वाला होता है, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे वो बोलना जो है वो आपका सीखता है, उसमें भाषा का विकास जो है वो आपका शुरू होता है, कल्पना शक्ति जो है वो विकसित होने लगती है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है बच्चा, बार बार चीज़ें पूछने लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है ना, ये बहुत खास होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल के लिए। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है उसमें वो नए चीज़ों को सीखने के लिए, पूछने के लिए भाषा का प्रयोग करता जरूर है, लेकिन अभी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अभाव होता है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। कहाँ से कर पाएगा वो, बेटा अभी छोटा है, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है, देखता है जो उसके सामने है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चे में जो है वो ईगोसेंट्रिज्म का गुण हो पाया जाता है, अपनी बात ही उसको सही लगती है, वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो मेन इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जो सीधे तौर पर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। 2-4 चीज़ें भी मैंने बताई वो फिर से बता दूं। ठीक है, कि यह कल्पना और भाषा विकास की अवस्था है। बच्चा इसमें सिंबल्स, प्रतीकों का प्रयोग करना सीखता है, लेकिन तार्किक चिंतन अभी भी विकसित नहीं हुआ है। कहाँ से विकसित होगा भाई? ठीक है, इस अवस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है, कल्पना शक्ति अत्यधिक होती है, जैसे झाड़ू वगैरह होता है उसके ऊपर बैठ जाता है कि ये घोड़ा है, मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ या उड़ रहा हूँ, जो भी। लेकिन अभी भी थोड़ा सा लॉजिकल जो थिंकिंग होता है उसका क्या होता है, आपका अभाव होता है। प्रतीकात्मक चिंतन का विकास होता है, जो भी आपका चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं उसके ऊपर वो सोचता है, जो नहीं दिखती उसके ऊपर वो सोच नहीं पाता है, और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है।
छोटे बच्चे इस उम्र में जिद्दी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनको अपना ही जो थिंकिंग है वो सही लगता है, वो दूसरों के जो आपके थिंकिंग है उसको नहीं समझ पाते हैं। 4-5 प्रमुख गुण आपको इस अवस्था में याद रखने हैं। सबसे पहला, इसमें पहला गुण है एनिमिज्म का जो है गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, पूछता है इसको भी। जीववाद क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा जो है वो हर चीज को एक जीवित लिविंग आपका ऑब्जेक्ट मानने लगता है। जैसे सूरज मेरे साथ चल रहा है, चंदा मेरे मामा है, या सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले भी क्लासेस में मैंने दिया है कि बच्चा खेलते खेलते किसी टेबल से टकरा जाता है, रोने लगता है, फिर जब हम उस टेबल को मारते हैं तो बच्चा जो है चुप होता है, उसको लगता है कि टेबल भी एक जीव है, उसको भी मारने से उसको दर्द होता है। तो ये सभी वस्तुओं को सजीव मानता है इस अवस्था में, तो ये कहलाता है एनिमिज्म। ठीक है, जीववाद। उसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब केवल अपना दृष्टिकोण रखना, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाना। ठीक है, ये देखो मेरा टेडी बेयर, ये देखो मैं कितनी सुंदर, ये देखो मेरा फोन। ठीक है, तो जैसे कि बच्चा फोन पर बात करते रहता है तो फोन पर देखो पापा मेरा खिलौना देखो, अब पापा फोन से खिलौना तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल वो अपना दृष्टिकोण जो है वो आपका प्रस्तुत करता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है, उसके अनुसार ही चल रही है, तो वो ईगोसेंट्रिज्म का गुण इसमें आ जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, केंद्रीकरण का, आपका सेंट्रेशन का गुण इसमें रहता है, किसी वस्तु के केवल एक गुण पर ध्यान देना। ठीक है, बहुत सारी चीज फोकस नहीं कर पाता, केवल एक गुण पर ध्यान देना। ठीक, तो ये गुण उसके पास होते हैं, लेकिन क्या गुण उसके पास नहीं होते हैं, थोड़ा उल्टा तरीके से मैं बता रहा हूं। ये गुण अगले स्टेजेस में आएंगे, लेकिन पूछ देता है तो उस उल्टे तरीके से भी मैं आपको तैयार रख रहा हूं। दो गुण इसमें अभी भी नहीं आएंगे इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एक रहेगा लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव। कंजर्वेशन या संरक्षण मैंने बताया था ना रोटी के एग्जाम्पल दे करके, कि रोटी को लंबा करने पर बच्चा सोचता है कि रोटी बड़ी हो गई है, जबकि आटा उतना ही यूज हो रहा है। ठीक है, या फिर ये पानी वाला एग्जाम्पल। ठीक, एक चौड़ा गिलास लेते हैं, वहां पे पानी का लेवल कम दिखता है, उसी को पतला गिलास लेंगे तो पानी का लेवल ज़्यादा दिखता है, तो बच्चे को लगता है कि ये गिलास में ज़्यादा पानी है, ये रोटी बड़ा है। इस अवस्था में ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें अभी कंजर्वेशन का गुण नहीं आया है, उसमें अभी संरक्षण का गुण नहीं आया है। यही पे लिखा हुआ है कि संरक्षण का अभाव है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। बच्चा को ये लगता है कि आकार बदलने पर मात्रा भी क्या हो गई है, उसकी बदल गई है। ठीक है, अभी इस गुण का अभाव रहता है। और क्या गुण का अभाव रहता है, बच्चे में आपका अभी पलटावीपन नहीं आया रहता है, मतलब उसमें अभी अपलटावीपन है। अपलटावीपन मतलब बच्चा बर्फ से पानी बनता है ये तो समझता है, लेकिन उसी पानी को हम जमाएंगे तो बर्फ बनेगा ये नहीं समझ पाता। ठीक है, इसको कहते हैं आपका पलटावीपन का। जब बच्चा ये समझ लेगा ना कि भाई पानी से बर्फ बनता है, फिर बर्फ से फिर पानी बनता है, वो पलटावीपन कहलाएगा। लेकिन नहीं समझ पा रहा है तो वो अपलटावीपन कहलाएगा, इरिवर्सिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, और जब समझ लेगा तो वो रिवर्सिबिलिटी का गुण कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इस अवस्था में शिक्षक को क्या करना चाहिए, चित्र और मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, कहानी, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करवाएं कि आज जो है वो रोटी बेल रही है, आज डॉक्टर बनी है। इस अवस्था में बच्चे देखना यही करते हैं, रोल प्ले करते रहते हैं ना। ठीक है, कभी डॉक्टर बन जाएंगे, कभी पुलिस बन जाएंगे, कभी फौजी बन जाएंगे, कभी खाना बनाने वाले सब बन जाएंगे। ठीक है, अभी भी ठोस वस्तुओं के द्वारा उनको पढ़ाना है। ठीक है, और अमूर्त अवधारणाएं अभी नहीं पढ़ाना है। अमूर्त अवधारणाएं नहीं पढ़ाना है कहने का मतलब, अभी उनको नहीं बताना है भाई कि 2+2 = 4 होता है, 5+3 = 8 होता है। ठीक है, ये चीज़ों को अभी जो है नहीं पढ़ाना है उनको। ठीक है, तो ये तो कम पूछा जाता है, ये मैंने जो ऊपर में गुण बताया वो ज़्यादा पूछता है आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के बीच की अवस्था है। इसमें बच्चे का जो मेन विकास होता है वो लैंग्वेज का विकास होता है, भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन अभी भी वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है। बच्चे में 3 प्रकार के मेन गुण होते हैं, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म और सेंट्रेशन। एनिमिज्म मतलब होता है जीववाद, हर वस्तु को एक सजीव वस्तु मानना, जो मैंने बताया।
ईगोसेंट्रिज्म में अहम केंद्रिता मतलब होता है पूरी दुनिया उसके अनुसार चलती है, मतलब वो अपना ही दृष्टिकोण देखता है, वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। सेंट्रेशन केंद्रीकरण, किसी भी वस्तु के केवल एक गुण पर ही ध्यान रख पाता है, क्या नहीं है उसके पास इस अवस्था में। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव है, यदि वस्तु का आकार बदल देंगे तो उसको लगता है मात्रा भी बदल गई। उसके बाद अपलटावीपन का गुण है अभी, मतलब पलटावीपन का अभाव है ये बोल सकते हो, कि चीज़ों को पलटना नहीं आता। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि बर्फ से पानी बनता है तो पानी से भी जो है वो आपका आगे बर्फ बन सकता है। तो अभी उसमें अपलटावीपन है, पलटावीपन का जो गुण है वो आगे के स्टेज में आएगा। अगला स्टेज कौन सा है मेरा, हमारा अगला स्टेज है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। संवेदी पेशी अवस्था के बाद मैंने बताया कि नीचे की 3 अवस्थाएं संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें से हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ लिया। अभी देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद आएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद जो ऑपरेशनल स्टेज है वो 3 स्टेजेस में आते हैं, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये समय रहता है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि बच्चे में भी लॉजिकल थिंकिंग का विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब इस अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन की शुरुआत जो है वो हो जाती है। ठीक है, बच्चा अब तर्क करना जो है वो आपका चालू कर देता है। इसके बाद इसमें कौन सा गुण जो है विकसित हो जाता है, जो पिछले में लैक ऑफ कंजर्वेशन का गुण था वो अब कंजर्वेशन का गुण उसमें आ गया है, संरक्षण का गुण उसमें आ गया है। अब उसको पता है कि चौड़े गिलास में जो पानी है उसको यदि हम पतले गिलास में डालेंगे तो केवल आकार बदलेगा, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। एक गुथे हुए आटे से हम गोल रोटी बनाए, उसी को हम लंबी रोटी बनाए, रोटी की मात्रा उतनी ही है, बस उसका क्या बदल गया, आकार बदल गया है। यही संरक्षण का गुण है, ये आपका इस अवस्था में आ गया है। यही एग्जाम में पूछता है बेटा, कंजर्वेशन का गुण, संरक्षण का गुण निम्न में से किस अवस्था का गुण है, तो वो किसका है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, उसी प्रकार पिछला जो हमने देखा था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था, उसमें उसके पास पलटावीपन का गुण नहीं आया था, उसमें तो हमने देखा था अपलटावीपन है, लेकिन अब इसमें पलटावीपन का गुण आ गया है। वो समझ गया है कि पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बनता है। वो समझ गया कि 5 + 3 = 8 होता है, और यदि हम 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 जो है वो आपका निकलता है। मतलब इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था में उसमें पलटावीपन का गुण आ जाता है। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा आपको। संरक्षण का गुण, कंजर्वेशन का गुण किस अवस्था में आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पलटावीपन का गुण किस अवस्था में आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। इसके अलावा और कौन कौन से गुण जो है उसमें आ जाते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का गुण आ जाता है, उसमें सेरिएशन का, क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, में मोस्ट मोस्ट आईएमपी, ठीक है, उसमें इंडक्टिव रीजनिंग का गुण आ जाता है, उसमें आगमनात्मक तर्क का गुण आ जाता है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले इन दोनों को खत्म करता हूँ। वर्गीकरण मतलब सामान्य है, सरल है, कि भाई जैसे कि फल और सब्जी एक साथ है तो वो फल को अलग कर सकता है, सब्जी को अलग कर सकता है। वर्गीकरण करना सीख गया है वो इस अवस्था में। ठीक है, सेरिएशन का गुण, क्रमबद्धता गुण, किसी भी वस्तु को घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में वो जमा सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आ गया है इस अवस्था में। ठीक है, और जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो पूछता है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, बार बार बोल रहा हूं, कौन सा वर्ड, इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क का मतलब क्या होता है, यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चा उदाहरण से नियमों को सीखता है। इसी का एक दूसरा प्रकार है जो अगली अवस्था में आएगा, जिसको निगमनात्मक तर्क कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उदाहरण से नियमों को समझता है। उदाहरण से नियमों को समझना कहने का मतलब, बच्चे ने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखा, बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए देखा,
ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या आया वो, कि सारे पक्षी जो है वो आपका उड़ते हैं। पक्षियों को उड़ते हुए देखा तो वो यही निष्कर्ष निकाला कि सारे पक्षी जो है वो उड़ते होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, मतलब उदाहरण से उसने नियम बनाए, उदाहरण देखा कि ये पक्षी उड़ रहा है मतलब सारे पक्षी उड़ते होंगे। ठीक है, जब बच्चा नियम से उदाहरण बनाएगा, जो कि अगला अवस्था में आएगा, तो वो निगमनात्मक तर्क कहलाएगा, वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगा। पहले तो आप इसको याद रखो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसके पास कौन सा तर्क है? आगमनात्मक तर्क है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसका मतलब क्या होता है? उदाहरण से नियम बनाना। सही तरीका क्या होता है? नियम से उदाहरण बनाना। लेकिन बेटा अभी वो इस स्टेज में नहीं पहुंचा है, वो उदाहरण से नियम बनाता है, देखता है चीजों को, अच्छा कि ये जो है आपका चिड़िया, ये पक्षियां उड़ रही है मतलब सभी पक्षी उड़ते होंगे। ठीक है, तो क्या जानना है आपको इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में? फिर से बता रहा हूँ, पहले तो उम्र 7 से 11 वर्ष के बीच का समय रहता है। ये मेन विशेषता है। सबसे पहले कंजर्वेशन का गुण उसमें आ गया, संरक्षण का गुण आ गया है कि वस्तु का आपका आकार बदलने पर उसका मात्रा नहीं बदलेगा। पलटावीपन का गुण उसमें आ गया है। ठीक है, चीजें उलट पलट सकती हैं, ये वो आपका जान गया है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का गुण आ गया है, चीज़ों को वो अलग अलग करके जमा सकता है। सेरिएशन का गुण आ गया है उसमें, है ना। क्रमबद्धता गुण, चीज़ों को घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जमा सकता है। छोटी से बड़ी पेंसिल, बड़ी से छोटी पेंसिल, वो जो है वो आपका जमा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन गुण है वो है आगमनात्मक तर्क आ गया है। इसके पास इंडक्टिव रीजनिंग की क्षमता आ गई है, और ये उदाहरण से नियमों को जो है वो आपका बनाएगा। ठीक है, अब अंतिम अवस्था पर पहुंचते हैं। अंतिम जो हमारी अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको जीन पियाजे कहते हैं कि इनकी जो मानसिक अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको जीन पियाजे ने मानसिक विकास की सर्वोच्च अवस्था कहा है, और ये कहा है कि इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी सोचने लगते हैं, और वैज्ञानिक और काल्पनिक चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में मैंने चार्ट में आपको बताया, ये इसका मेन गुण है। ठीक है, काल्पनिक चिंतन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगते हैं, वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजन जो है वो आपका देने लगते हैं। इनमें समस्या समाधान की क्षमता जो है वो आपका विकसित हो जाती है। ये बैठे बैठे सोचने लगते हैं कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। ठीक है, या फिर यदि हम स्पेस पे चले जाएं तो क्या होगा, मंगल ग्रह पे चले जाएं तो क्या होगा। देख पा रहे हैं क्या उसको? नहीं देख पा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ें अमूर्त हैं, उनके बारे में भी आपका सोच रहे हैं, काल्पनिक चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं। इसीलिए अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान, ये सारे गुण इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इस अंतिम अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या मेन गुण होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये गुण तो मैंने शुरुआती चार्ट में ही बताया है कि इनके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन का जो है वो आपका कहना चाहिए क्षमता आ जाता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, न्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र जैसे विचारों पर भी जो है वो सोचना चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो सबसे महत्वपूर्ण, पिछले जो आपका अवस्था था वो था हमारा क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसमें मैंने बोला था कि बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग का गुण आ गया है, आपका आगमनात्मक तर्क आ गया है, वो उदाहरण से नियम बनाता है। ये जस्ट उल्टा है स्टेज। जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर चला जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाता है, तो यह नियमों से उदाहरण बनाना चालू करता है। जैसे सभी धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं, ये नियम है। तो उसको पता है कि लोहा धातु है वो भी गर्म होने पर फैलेगा, एल्यूमिनियम धातु है वो भी गर्म होने पर फैलेगा। तो नियम से वो उदाहरण जो है वो आपका बनाया, ये कहलाता है निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग।
ठीक है। हिंदी में याद रखो कि निगमनात्मक, नी से नियम, नियम से क्या बनेगा उदाहरण, जबकि आगमनात्मक तर्क में उदाहरण से क्या बना था आपका नियम, तो वो कहलाया था इंडक्टिव रीजनिंग, ये कहलाएगा डिडक्टिव रीजनिंग, जैसा भी आप याद रखना चाहो। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि आगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आ जाता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। इंग्लिश में बोलूं, इंडक्टिव रीजनिंग का गुण किस अवस्था का है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। डिडक्टिव रीजनिंग का गुण किस स्टेज का है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। गॉट इट। इसके अलावा बच्चा जो है उसको ये लगता है कि वो सोचता है कि काल्पनिक दर्शक का गुण आ जाता है, इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब पूरी दुनिया उसी को देख रही है, ऐसा लगता है इस उम्र में, किशोर को लगता है। ठीक है, आप देखना 10वीं बोर्ड एग्जाम दे रहा है, 12वीं बोर्ड एग्जाम दे रहा है, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम दे रहा है। पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरी दुनिया उसकी परफॉर्मेंस पे नजर डाली है, उसके रिजल्ट पर वेट करे, बट वैसा होता नहीं है। वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, सारे लोग नोटिस कर रहे हैं, बट वैसा होता नहीं है। तो एक काल्पनिक दर्शक लोगों को समझने लगता है, बट वैसा होता नहीं है। ठीक है, ये गुण उसमें आ जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत मिथक, पर्सनल फेबल, उसको लगता है कि वो सबसे अलग है, विशेष है, उसके साथ, उसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि सबके साथ ऐसा होते रहता है ना। लड़कियों को लगता है कि वो सबसे खूबसूरत है, लड़कों को लगता है कि वो सबसे हैंडसम है, सबसे अलग है, या उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको लगता है कि उन्हीं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये फिर व्यक्तिगत मिथक है। ठीक है, ये दोनों चीजें उसके दिमाग का वहम है, क्या पूरी दुनिया काल्पनिक दर्शक है जो उसको देख रही है, और उसी के साथ अलग हो रहा है, या वो सबसे अलग है, ये भी उसका व्यक्तिगत मिथक होता है। ठीक है, और उसके बाद साइंटिफिक रीजनिंग, ये तो मैं बता चुका शुरुआत में, वैज्ञानिक पद्धति से समस्या समाधान करना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, अवलोकन करना, निष्कर्ष निकालना, ये सारे गुण तो इसमें आ ही जाते हैं। तो मेन जो एडोलेसेंस स्टेज होता है, किशोरावस्था, उसी अवस्था को आप मान लो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ऊपर का जो आपका अवस्था होता है। इसमें बच्चे में मुख्य रूप से आपका अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, या काल्पनिक जो आपका चिंतन होता है ना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इसका गुण आ जाता है। ठीक है, ये सारे गुण जो है महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने कहा कि इस अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक तर्क आ जाता है, नियमों से उदाहरण बनाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके अलावा जो उसका दो वहम है वो मैंने बताया कि पूरी दुनिया उसको काल्पनिक दर्शक के रूप में लगती है कि सब उसके उसी को देख रहे हैं। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि उसी के साथ बुरा हो रहा है, वो सबसे अलग है, तो ये व्यक्तिगत मिथक भी है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया हमारा 4 स्टेजेस। ठीक है, क्या क्या 4 स्टेजेस हमने देखा, हमने देखा क्या, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, फिर हमने ऑपरेशनल स्टेजेस देखे, संक्रियात्मक अवस्थाएं देखी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से प्लस। अब देखो कुछ शब्दावली मैं बताता हूँ जो तुरंत आपके दिमाग को ट्रिगर करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, पिछला क्लास भी आपने देखा है, तो पिछला क्लास आप जरूर देखना। ठीक है, अब देखो ये वर्ड को दिमाग में अब थोड़ा सा रिवाइज करो। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन याद है, याद है मैंने पियाजे की 3 शब्दावली बताई थी, स्कीमा, एडॉप्टेशन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो जो दूसरा था एडॉप्टेशन, उसके 2 भाग मैंने बताए थे, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आत्मसात्करण मतलब नई जानकारी को पुनारे में जोड़ना, और यदि उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो वो समायोजन, एकोमोडेशन कहलाता है। अभी इस क्लास में मैंने 2 चीजें बताई, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। उदाहरण से नियम बनाना आगमनात्मक, नियम से उदाहरण बनाना निगमनात्मक। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क उदाहरण है या किस अवस्था में आता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। जबकि नियम से उदाहरण निकालना, जिसको हम निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। आएगा, अभी तो पढ़ाया हूं ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। ठीक है,
ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण, कि कोई भी वस्तु छिपी हुई है तो वो गायब नहीं है, उसको खोजा जा सकता है, ये आपका शुरुआती अवस्था में ही आ जाता है। किसमें आता है? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है ना, तब ये गुण आ जाता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो कंजर्वेशन का गुण, संरक्षण का गुण किस में आ जाता है? संरक्षण मतलब आकार बदलने पर भी मात्रा जो है उसको समान मानना, ठीक है। लैक ऑफ कंजर्वेशन वो रहता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन कंजर्वेशन का गुण आ जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद देखो ईगोसेंट्रिज्म का गुण, अहम केंद्रिता का गुण, पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। जब बच्चा 2 से 7 साल का रहता है तब ये गुण आ जाता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इसीलिए मैं ढेर सारे एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप इमेजिन करके याद रखो, ना कि रट करके याद रखो। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण का गुण, किसी भी चीज के एक ही गुण, एक ही पक्ष पर जो है वो आपका ध्यान दे पाना, ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। तो पियाजे के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक नजर में मैंने थोड़ा सा बताया। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं ये पियाजे ने जो दुनिया भर की बातें बताई, स्कीमा बोला, एडॉप्टेशन बोला, है ना, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, फिर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये जो सभी चीज़ें बताई है, इसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीमेंट है, क्या शैक्षिक महत्व है। तो पियाजे के सिद्धांत ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा होना चाहिए और अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, वह एक फैसिलिटेटर होता है। इस वर्ड को याद रखना, ये भी पूछता है। पियाजे के अनुसार शिक्षक केवल एक फैसिलिटेटर होता है, केवल एक मार्गदर्शक होता है। पियाजे कौन कौन से शिक्षण विधि का समर्थन करते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसको एक्टिव लर्निंग कहा जाता है, सक्रिय शिक्षार्थी होता है बच्चा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखे, खुद के ज्ञान से, खुद के अनुभव से। डिस्कवरी लर्निंग, खोज के आधार पर सीखेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, या एक्सपीरियंस वाला अनुभव के आधार पर सीखेगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, तो विज्ञान पढ़ाते समय केवल परिभाषा नहीं रटवाना है, उसको प्रयोगशाला में लेकर के वो करके दिखाना है। तो आधुनिक शिक्षा में पियाजे के इन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट में लाया गया। आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में, एनसीएफ 2005 में, एनईपी 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी शिक्षा में और गतिविधि आधारित शिक्षा में, ये सब चीज़ें पियाजे की ही देन है। लेकिन पियाजे की कुछ कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, पियाजे की कुछ कुछ बुराई भी हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं बाकी मनोवैज्ञानिक, उनको भी थोड़ा सा जान लो, हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ दे कि पियाजे ने सामाजिक कारकों को कम महत्व दिया, कि भाई जो स्कूल होता है, परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं, वो भी तो बच्चे को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। भाषा की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, उन्होंने केवल विचारों पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। अवस्थाओं को बहुत कठोर माना कि नहीं भाई, सतत प्रक्रिया नहीं है, एक निश्चित अवस्था में, इसी अवस्था में ये गुण बच्चे में आएगा, ये एकदम इस चीज को एकदम उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है, कठोर माना है। और बच्चों की वास्तविक क्षमता को उन्होंने कम आंका है, जबकि कई सारे बच्चे की क्षमता जो है वो आपका वास्तविक रूप से ज्यादा होती है। तो ये पियाजे की आलोचनाएं हो गई। अंतिम में पूरे के पूरे पियाजे चैप्टर को मैं आपके सामने रिवाइज करवाता हूँ। पियाजे कौन थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बच्चों को उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक कहा है। वो कहते थे कि बच्चे और वयस्कों में सोचने के मात्रा में अंतर नहीं है, उनके विषय में, प्रकार में, काइंड में, उनकी क्वालिटी में अंतर है, क्वांटिटी में अंतर नहीं है। बड़ा जो व्यक्ति है वो अपने परिवार, कैरियर आदि के बारे में सोचता है, छोटा बच्चा अपने खिलौने, नीला आसमान, बारिश आदि के बारे में सोचता है, ठीक है। तो पियाजे का जो ये विकास है वो कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट थ्योरी कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है।
वे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। वो करके सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसीलिए रचनावादी कहा जाता है। रचनावाद का जनक पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, सक्रिय प्रक्रिया, सीखना एक कैसा प्रक्रिया होता है? एक्टिव प्रक्रिया होता है, एक्टिव लर्निंग बोलते हैं वो। स्कीमा मैंने समझाया, स्कीमा एक प्रकार का मेंटल फ्रेमवर्क होता है, एक मानसिक संरचना होती है, ज्ञान का एक फोल्डर होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद इसमें स्कीमा के बाद मैंने बताया आपको एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में दो चीज़ें होती है, एसिमिलेशन और समायोजन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब पुरानी चीज़ों में नई चीज़ों को जोड़ना, और यदि परिवर्तन करना वो समायोजन कहलाता है, या फिर आपका एकोमोडेशन जो है वो आपका कहलाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व गुण, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण, किसी भी चीज़ को छिपा देने पर खोज लेना, ये किस अवस्था में आ जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। अहम केंद्रिता गुण, ईगोसेंट्रिज्म, अपना ही दृष्टिकोण, पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गुण है। संरक्षण का गुण, चीजों का आकार बदलने पर उसकी मात्रा नहीं बदलती, कंजर्वेशन का गुण है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था गुण है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीजें दिखाई नहीं देती है उनके बारे में भी सोचना, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। रचनावाद का जनक कौन कहलाता है? पियाजे। और शिक्षक को वो क्या मानते हैं? फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक मानते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है जीन पियाजे के सारे जो आपके उनके सिद्धांत हैं, उनके गुण हैं, उन सब के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया। इसको मैंने जो है 2 लेक्चर में कवर किया है, तो कृपा करके आप दोनों लेक्चर अच्छे से देखना। मैं दावा करता हूं कि जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बशर्ते पूरा जो मैंने पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो छात्र हमारे मार्गदर्शन में, हमारे एकेडमी के मार्गदर्शन में आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से भी जा करके आप SK पटेल एकेडमी सर्च करके डाउनलोड कर सकती हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है उस पर आप हमको व्हाट्सअप करके कोर्स की डिटेल्स प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलूंगा मैं आपको अगले लेक्चर में।